हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है बर्गर किंग का आईपीओ। रिसेंटली बर्गर किंग जो अपना आईपीओ लाने वाला है फ्रॉम दिसंबर 2, इस आईपीओ के बारे में और इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम टोटल डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी बताएंगे क्या आपको इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बर्गर किंग जो कि एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है जिनका मेन मोटो है ऑलमोस्ट 700 रेस्टोरेंट ओपन करने का विद इन 2026 तक 700 आउटलेट्स ये बनाना चाहते हैं और आईपीओ लाने का मेन मकसद ही यही है। एक नंबर 1 आईपीओ लाने का जो रीजन है वो है इनका मल्टीपल ब्रांचेस को ओपन करना। सेकेंड रीजन है अपने लोन को रीपे करना। बर्गर किंग के नाम 165 करोड़ का लोन है जो ये पे करना चाहते हैं। और थर्ड रीजन यही है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। अब जान लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी और इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स के नाम। हमारे देश में ऑलरेडी वेस्ट लाइफ, जुबिलियन फूड नाम के बहुत सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के स्टॉक ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अब बर्गर किंग के साथ इन पर्टिकुलर कंपनियों का ब्रांचेस का कितना डिफरेंस है ये हम जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आता है डोमिनोज, सेकंड पे आता है वेस्ट लाइफ यानी कि जो मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी है, थर्ड आता है कैफे कॉफी डे। 2009-10 के बीच डोमिनोज के पास 306 ब्रांचेस थे जो कि बाद में विद इन 2020 तक 1354 हो गए। CAGR ग्रोथ है 16%। वेस्ट लाइफ यानी कि मैकडोनल्ड के पास जब आईपीओ आया था 2012-2013 पे, तब इनके पास 161 ब्रांचेस हुआ करते थे। अभी इनका टोटल आउटलेट्स है 311। CAGR 10%। कैफे कॉफी डे 15-16 में इनका जब आईपीओ आया था इनके पास 1520 ब्रांचेस थे। 2020 में 1752। CAGR ग्रोथ 4%। बर्गर किंग जब ये कंपनी पहली टाइम ओपन हुआ था इसका नाम बर्गर किंग नहीं था, इसका नाम था इंस्टा बर्गर। फिर इसका नाम चेंज हुआ और हुआ बर्गर किंग ऑफ मायामी। लास्ट 1959 पे फाइनली बर्गर किंग कॉरपोरेशन का नाम फिक्स्ड हुआ। बर्गर किंग जो कि मेनली एक यूएस बेस्ड कंपनी है, 1954 में यूएस में इस कंपनी का गठन हुआ था और अभी वर्ल्ड वाइड अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो इनके पास 18,675 आउटलेट्स है, यानी कि 18,675 इनके टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट है इन वर्ल्ड वाइड। और इनके पास अपना कुछ इंडिविजुअल ब्रांड्स भी है जो कि बर्गर किंग, पॉपाइज एंड टीम हॉर्टॉन्स के नाम पे बहुत पॉपुलर भी है। अब जान लेते हैं बर्गर किंग का ग्रोथ इन रेस्टोरेंट सिंस 2015। अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो मार्च 2015 से मार्च 2019 तक हमको पूरा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम 2020 पे भी इसका टोटल रिसर्च करेंगे। देखिए 2015 में कंपनी के पास टोटल 12 आउटलेट्स थे, फ्रेंचाइजीज था 0, टोटल 12 ही थे। 2016 में 48 हो गए, फ्रेंचाइजी 1 टोटल 49। इसी तरह से ग्रोथ होते होते 2019 में टोटल कंपनी का अपना 181 आउटलेट्स था और फ्रेंचाइजी के पास 6, यानी कि टोटल 187। सो एडिशन हुआ 58। एंड अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में 259 कंपनी के पास ओन आउटलेट्स है और 9 सब फ्रेंचाइजी है, टोटल 268। सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल रेस्टोरेंट जहाँ पे 249 है। अगर आप इस चार्ट को डिटेल्स में स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस है वो कितना अच्छा ग्रो किया है। अब हम डिस्कस करेंगे रोबस्ट प्रोसेस फॉर रोल आउट, यानी कि
कौन कौन से चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद कंपनी अपना आउटलेट ओपन करता है। इसमें नंबर 1 आता है साइट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट कंपनी साइट को विजिट करते हैं, देन साइट एवोल्यूशन, साइट का पूरा रिसर्च करते हैं। थर्ड आता है साइट फाइनलाइजेशन, इसका मतलब साइट को फाइनल किया जाता है। उसके बाद साइट डेवलपमेंट, साइट को डेवलप किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्री लॉन्च, फिर रेस्टोरेंट को ओपन किया जाता है। यह है इस पर्टिकुलर कंपनी का टोटल रोबस्ट प्रोसेस फॉर स्टोर आउटलेट। देखिए इन इंडिया अभी जो भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप कोविड पीरियड की बात निकाल दें, जब लॉकडाउन के कारण ये सारे रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, इसके बाद इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। हम KFC या फिर डोमिनोज या फिर मैकडोनल्ड किसी का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे भीड़ हमको हमेशा ही लगा रहता है। अगर आप बड़े शहर से बिलोंग करते हो लाइक दिल्ली, मुंबई, मैं कोलकाता से हूँ, और इन सारे आउटलेट्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देता है। हालांकि बर्गर किंग जिसका उतना ज़्यादा ब्रांचेस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर बड़े शहरों में ये अपना ब्रांचेस खोलते तो मुझे पक्का पता है कि इनके आउटलेट के बाहर भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगा, क्योंकि आजकल यंगस्टर जो है उनमें इन सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और सिर्फ यंगस्टर ही नहीं, वो अपने पेरेंट्स को भी ले जाते हैं। तो हर जनरेशन के पास पैसा भी है और हर जनरेशन इन सारे आउटलेट्स पे जाके बहुत सारा फूड खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक अब हम देखेंगे इंडिया का फूड मार्केट साइज कितना है। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया में दो तरह के बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि होटल रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको प्रॉपर बिल मिलेगा, आपको GST पे करना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज्ड यानी रोड साइड ढाबा, रोड साइड जो छोटे छोटे दुकान होते हैं उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, इंडिया में जो चेन मार्केट है यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट लाइक बर्गर किंग जो कि एक चेन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ग्रोथ उतना अच्छा अभी तक नहीं है। और इन 2019 में जो 350 था, 2020 में 397 हुआ, लेकिन 2025 तक 966 होने के पूरे आसार है। यानी कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें तो इस बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। नॉट ओनली इस बिजनेस, इन सेक्टर में जितने भी सारे बिजनेस है उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन फूड मार्केट साइज। देखिए फूड सर्विस मार्केट साइज जो है वो इंडिया में 4236 बिलियन का है, जहाँ पे चार चीज़ों में हमने इसको डिवाइड किया है। एक है रेस्टोरेंट इन होटल्स जिसका टोटल बिजनेस है 116 बिलियन। जितने बड़े होटल हैं उनके अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं, एक होता है वो। दूसरा होता है चेन मार्केट साइज, यानी कि एक पर्टिकुलर बिजनेस का मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल ब्रांचेस होना, जैसे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सारे हो गए। सेकेंड आता है स्टैंड अलोन मार्केट साइज। स्टैंड अलोन मार्केट साइज का मतलब होता है जिनका चेन बिजनेस नहीं होता। और लास्ट में आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज यानी कि जो कि रोड साइड फूड स्टॉल होते हैं। 4236 बिलियन इंडिया में ऑर्गेनाइज मार्केट साइज है 2590, जो कि ऑलमोस्ट हाफ से भी बहुत ज़्यादा है। सो चेन मार्केट में कैफ़ेज आते हैं जो कि नॉर्मली कैफ़े कॉफ़ी डे का एग्जांपल आप ले सकते हो, स्टारबक्स इसका एग्जांपल ले सकते हो। देन आता है QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसके अंदर बर्गर किंग पड़ता है। देन आता है ICFO यानी कि आइसक्रीम स्टॉल वगैरह। उसके बाद आता है CDR का मतलब होता है कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, यानी कि जहाँ पे आपको उतना अच्छा बैठने का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है FDR फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट आपसे बहुत ज़्यादा आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है, सिटिंग एरिया प्रोवाइड करता है और उससे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट आता है PBCL का मतलब होता है पब्स, बार, क्लब एंड लॉन्चेस। पब्स, बार का तो आपको पता ही है। तो ये है इंडिया का फूड मार्केट साइज। नाउ हम जान लेते हैं इस कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बर्गर किंग लिमिटेड जो है इसका 94.34% स्टेक जो है वो QSR एशिया PTL लिमिटेड के पास है, जिसका 86.93% स्टेक F&B सिंगापुर के पास है, जिसका 100% स्टेक F&B एशिया वेंचर लिमिटेड के पास है, और जिसका 45.951% रेट एवरस्टोन कैपिटल
पार्टनर्स IILLC के पास है। यह है बर्गर किंग का टोटल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अब हम बर्गर किंग किस कारण ये आईपीओ लाना चाहता है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस और आईपीओ का पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने वाला। सो एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, क्या आईपीओ लाने का पर्पस क्या है? नंबर 1 पर्पस है ये अपने मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं। सो 810 करोड़ जो आईपीओ का साइज है उसमें एग्जिस्टिंग प्रोमोटर अपना हिस्सा भी बेचना चाहते हैं। देन 165 जो इनका एक लोन है वो इनको पूरा रीपे कर देना चाहता है और कंपनी डेट फ्री होना चाहता है। रिमेनिंग अमाउंट जो है उससे ये मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं। अब आईपीओ का बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लें। इस आईपीओ का सबसे बड़ा माइनर प्रॉब्लम यही है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो मार्च 2018 में कंपनी का नेट लॉस जो है वो 822 करोड़ था। देन मार्च 19 में 383 करोड़ का लॉस हुआ। मार्च 20 में -766 करोड़ का लॉस हुआ। ये जो मार्च 20 है इसमें ऑलरेडी कोविड स्टार्ट हो गया था और एज यूजुअल बर्गर किंग का बिजनेस सारे वर्ल्ड में, तो एक इम्पैक्ट तो इसका पड़ेगा ही। सो 20 मार्च 2020 में -766 करोड़ का लॉस हुआ। देन सितंबर 19 में जो इस कंपनी का लॉस था ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो -174 करोड़ था, जो कि बढ़ के 1189 करोड़ हो गया। यानी कि एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से भी ज़्यादा लॉस किए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वो दौर था जब कोविड का पीरियड चल रहा था जिससे सारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट क्लोज आउट थे, तो हमें इस फैक्टर को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उसमें कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस तो हुआ ही है, प्रॉफिट का तो कोई चांस नहीं। ओनली यही एक प्रॉब्लम है इस आईपीओ के साथ। जहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2018 में 3886 करोड़ था। मार्च 19 में 6441 करोड़। मार्च 20 में 8468 करोड़, जो कि सितंबर 20 में 1517 करोड़ दिखाया गया है। यानी कि रेवेन्यू वाइज अगर हम मार्च 18 से मार्च 20 तक देखें तो कंपनी का ग्रोथ तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा। एक तो लोन, दूसरा एडवर्टाइजमेंट, फिर एम्प्लॉइज कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को कंपनी ने बहुत ही बढ़ा दिया था, इसलिए कारण कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा। जहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू यानी टोटल सेल। अब जान लेते हैं बर्गर किंग आईपीओ का टोटल डिटेल्स। आईपीओ डेट December 2, 2020 टू December 4, 2020। इशू साइज ये बुक बिल्ड इशू है, जहाँ पे टोटल इशू है 13 करोड़ एंड 50 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ 10। टोटल आईपीओ साइज है 810 करोड़। फ्रेश इशू है 75 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ 10, जिसका वैल्यू है 450 करोड़। एंड ऑफर फॉर सेल 60 lakhs इक्विटी शेयर, जिसका टोटल है 360 करोड़। यानी कि आउट ऑफ वहाँ 810 करोड़ फ्रेश इशू है 450 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल जिसके साथ प्रोमोटर्स अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं वो है 360 करोड़। फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस 59 to 60 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 250 शेयर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 250 शेयर्स। लिस्टेड एट BSE and NSE। Up bid offer open on December 2. Bid offer close on December 4, 2020. Finalization of basic of allotment December 9, 2020. Initiation of refund December 10, 2020. Credit of share to demat account December 11, 2020 and IPO share listing date December 14, 2020। यानी कि ओवरऑल प्रोसेस 2 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच खत्म हो जाएगा। मिनिमम लॉट 1, 250 शेयर्स पर लॉट, so amount is 15,000. Maximum retail investor can buy 13 lots. Number of shares 3,250. Amount 1,95,000. Burger King IPO promoters holding. Pre-issue shareholding 99.39%.
पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 52.9%। यही है बर्गर किंग आईपीओ का बेसिक डिटेल्स। नाउ एनालिसिस करने के बाद हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में नॉट ओनली इंडियन फूड मार्केट को एनालिसिस किया, उसका फ्यूचर एनालिसिस किया, कंपटीशन को भी एनालिसिस किया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने एनालिसिस किया, एंड नाउ हमने आईपीओ के डिटेल्स में भी डिस्कस किया। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। अब आईपीओ आपको लेना चाहिए या फिर लेना नहीं चाहिए। देखिए, पहले मैं इस कंपनी का कुछ SWOT एनालिसिस करने वाला हूँ। कंपनी का स्ट्रेंथ, कंपनी का नंबर 1 स्ट्रेंथ है इसका गुडविल, इसका रेप्यूटेशन। डोमिनोज, मैकडोनल्ड के साथ साथ बर्गर किंग सारी दुनिया में फेमस है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसका गुडविल, रेप्यूटेशन। जब ये अपने मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करेंगे तो इनको उतना ज़्यादा प्रमोशन का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि पहले ही लोग इसको, कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कंपनी का स्ट्रेंथ है। सेकेंड, वीकनेस। वीकनेस में तो हम यही कहेंगे कि अभी तो जो मेन वीकनेस है वो है कोविड कारण अभी सारे रेस्टोरेंट के सेल बहुत ही ज़्यादा डाउन है, और आईपीओ इस टाइम आ रहा है जब सारे वर्ल्ड में पैनिक है। इफ़ माई ओपिनियन, ये आईपीओ कंपनी तब अगर लाती जब वैक्सीन आ जाता, तो लोगों में बहुत ज़्यादा रिलीफ आ जाता और लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और कंपनी का जो वीकनेस मेन है, कंपनी का प्रोडक्ट उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। कंपनी को और ज़्यादा प्रोडक्ट अपने लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, तभी कंपनी का सेल्स ज़्यादा ग्रोथ होगा कंपेयरिंग टू देयर कॉम्पिटिटर्स। अपॉर्चुनिटी के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। इन इंडिया क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का बिजनेस ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। जुबिलियंट फूड इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसका शेयर प्राइस अभी बहुत बढ़ गया है। और जुबिलियंट फूड यानी कि डोमिनोज में सेल बहुत ही ज़्यादा है। उसी के साथ साथ KFC, जो स्टॉक मार्केट पे तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप KFC पे भी जाओ वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा क्राउड आपको दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स एंड ग्रोथ इसका अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छा है। थ्रेट एक ही है, वह कॉम्पिटिटर्स। ऑलरेडी इस सेगमेंट में बहुत सारे वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, KFC, कैफे कॉफी डे। तो इस कंपनी को अगर बिजनेस बढ़ाना है, नॉट ओनली उनको बहुत ही अच्छा ऑफर कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, फूड क्वालिटी को भी बहुत ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे शायद फर्स्ट फ्यू क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा कम प्रॉफिट हो, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएगी। अब ये आईपीओ आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? आईपीओ में लिस्टिंग करने का मेन मोटो यही होता है कि लिस्टिंग गेन। इसी कारण से हर लोग आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं तो वेट कीजिए 4 दिसंबर अप टू 12 PM, क्योंकि 12 बजे तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा हर आईपीओ में यही कहता हूँ, अगर आपका आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप पहले 2 दिन सिर्फ देखिए कि कितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन आईपीओ में, आईपीओ कितना गुना बढ़ा है। अगर आईपीओ का डिमांड बहुत अच्छा है, ग्रे मार्केट में भी इसका डिमांड बहुत अच्छा है, तो इस आईपीओ को आपको लास्ट डे में बाई करना होगा। लेकिन अगर आपको ये दिखेगा आईपीओ का उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, उतना ज़्यादा आईपीओ भरा नहीं, सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक आईपीओ बहुत मल्टीपल टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है तभी आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। नहीं तो जब आईपीओ लिस्ट होगा तो प्रीमियम की वजह वो डिस्काउंट भी लिस्ट हो जाएगा, जिससे आपको लॉस तो होगा ही। और अगर आईपीओ का प्राइस गिर जाए तो आपका कैपिटल भी वहाँ पे फंस सकता है। तो इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ यू टेक माई ओपिनियन, जैसे जुबिलियंट फूड ने अच्छा परफॉर्म किया और शेयर का ग्रोथ अच्छा है, तो कंपेयर टू दैट बर्गर किंग को मैं प्रेफर तो करूँगा, लेकिन फिर भी अभी टाइम तो हर चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप वेट कीजिए। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो, तो ज़रूर आईपीओ में आप पार्टिसिपेट कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।